सेना का खुलासा बौखलाया पाकिस्तान, इस खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जाना बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रेंड्स में वो कौन कौन सी खबर है जो हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेंड करे। इस वक्त सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं सेना के खुलासे को लेकर बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे क्या नहीं रुकने देंगे क्या जंग, ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि यूएई और नेटो की तरफ से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही बात हम करने वाले हैं इसी के हलफनामे को लेकर एसआईआर पर स्थिति साफ, त्रासदी के निशान की बात करेंगे। जगह जगह पर बचाव अभियान लगातार इस वक्त चल रहा है, उत्तरकाशी के अंदर वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम बात करने वाले बारिश, बाढ़ और तबाही की, शहर शहर जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो आफत आई है, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कुली तैयार, अब की बार 1000 पार, ये तमाम खबरें होंगी जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको हर एक इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं कि ट्रेंड पर आखिरकार वो कौन सी खबर है जो इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रही है। आइए जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। यहाँ पर कई सारे हैशटैग्स आपको नजर आएंगे, लेकिन इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो भारतीय वायु सेना से जुड़ी हुई है, क्योंकि कल भारतीय वायु सेना प्रमुख एपी सिंह और भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के खुलासे से पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भारतीय वायु सेना की तरफ से दिए गए पुख्ता सबूतों को पूरी दुनिया ने देखा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी पाकिस्तान की पोल खोली थी। हालांकि पाकिस्तान कभी नहीं माना कि उसे इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो। ऐसे में वायुसेना प्रमुख और आर्मी चीफ के खुलासे के बाद तो पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में यह दावा भी किया कि हालिया संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बल उनकी फौज के किसी भी विमान को ना तो निशाना बना पाए और ना ही नष्ट कर पाए। दरअसल एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे ने लेक्चर के दौरान कहा था कि आईएएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया था और पाकिस्तान के F-16 को तो उड़ान भरने तक का मौका नहीं मिला था। F-16 को हैंगर में मार गिराया गया था। एयर चीफ के इस खुलासे से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी खुलासा किया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की अहम बैठक भी हुई थी। जनरल द्विवेदी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया था, कहा था कि बस अब बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को हम सभी बैठे, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात पर सहमत थे कि कुछ बड़ा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पूरी तरह से खुली छूट दी गई थी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया, आप तय कीजिए कि क्या करना है, ये उन्हें कहा गया था। यही वो भरोसा, राजनीतिक दिशा और स्पष्टता थी जो हमने पहली बार देखी, जिसके बाद रणनीति बनाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर की शतरंज के खेल से तुलना की और कहा, हम नहीं जानते थे कि दुश्मन का अगला कदम क्या होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम शतरंज की चाल चल रहे थे और दुश्मन भी अपनी चाल चल रहा था। कहीं हम उसे चेकमेट दे रहे थे और कहीं जान की बाजी लगाकर हमला कर रहे थे, और यही जिंदगी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के खुलासे के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी विमानों को नष्ट करने के बारे में भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा देर से दिए गए बयान उतने ही अविश्वसनीय हैं जितने गलत समय पर ये दिए गए। आसिफ ने दावा किया कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सशस्त्र बलों को भी भारी नुकसान हुआ था। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि अगर सच्चाई संदिग्ध है तो दोनों पक्षों को अपने विमानों के भंडार को स्वतंत्र सत्यापन के लिए खोल देना चाहिए। इस बात का जिक्र वहां पर किया गया। कुल मिलाकर एक बार फिर से इस खुलासे के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ है, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है,
फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट क्लियरली उसके जो मंत्री वहां पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें नजर आती है। आइए आगे बढ़ेंगे और अब जल्दी से देखते हैं ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो ट्रुथ पर देख लेते हैं, ईयू नाटो का षड्यंत्र, क्या नहीं रुकने देंगे जंग। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर यूरोप में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप पुतिन की सभी शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव डालेंगे, जो रूसी राष्ट्रपति की जीत होगी। यूरोपीय देशों को भय है कि यूक्रेन जंग रुकने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। ऐसे में यह दावा है कि यूरोपीय देशों ने युद्ध विराम वार्ता को विफल करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को पुतिन ट्रंप की मीटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति का आखिरी दाव माना जा रहा है। ऐसा दाव जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की डील फाइनल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी यकीन है कि इस मीटिंग के बाद सीज फायर पर मुहर लगनी तय है, जिससे यूरोपीय देश में हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसे में ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले यूरोपीय देश यूक्रेन और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की बैठक ब्रिटेन में होने वाली है। बैठक में इन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक ट्रंप पुतिन वार्ता से पहले तय की गई है। बैठक में युद्ध विराम की शर्तों पर भी बात होगी। दरअसल यूरोपीय देशों को यह डर है कि ट्रंप उन्हें किनारे कर पुतिन के साथ शांति समझौते पर मुहर लगा सकते हैं और इसके बाद वो ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर उनसे युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश है। कैसे? क्योंकि यूरोपीय देश इस बैठक के जरिए ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश में है और यह माना जा रहा है कि बैठक से पहले यूरोपीय देशों की ज़ेलेंस्की के साथ सीक्रेट बातचीत चल रही है। यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की को ट्रंप पुतिन की शर्तों पर राजी नहीं होने के लिए मनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। साथ ही आश्वासन भी दिया जा रहा है कि यूरोप लगातार हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। यह सप्लाई अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी बंद नहीं होने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहते। ये पुतिन के टोटल सरेंडर तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे कितनी ही बड़ी कीमत इसकी क्यों ना चुकानी पड़ जाए। लेकिन सवाल है कि यूरोप युद्ध विराम से क्यों भाग रहा है? इसका जवाब है यूरोपीय देशों पर मंडराता हुआ खतरा। यूरोपीय देशों को यह भय है कि अगर रूस यूक्रेन जंग खत्म हो गई तो पुतिन यूरोप के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत स्वाल्की गैप के छोटे से एक हिस्से से होगी। नाटो को डर सता रहे, अगर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हुआ तो दावा है कि पुतिन स्वाल्की गैप पर कब्जे के साथ ही अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। वो सबसे पहले इस 65 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे जो रूस के कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है। इन दावों की वजह बेलारूस में रूस की 71वीं डिवीजन की तैनाती है। यह रूस की गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन है जिसका गठन 2024 में किया गया है। दावा यह है कि इस डिवीजन के करीब 5000 जवान बेलारूस में ही तैनात किए गए हैं। इनकी तैनाती स्वाल्की गैप के आसपास की गई है और इस डिवीजन के जवानों को बेहद खतरनाक माना जाता है। दरअसल 71वीं डिवीजन रूसी सेना की 200वीं मोटर राइफल डिवीजन का पुनर्गठन है। इसी डिवीजन के जवानों ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था। वहीं 2022 में खार्किव पर कब्जे में भी इसका बड़ा रोल था। अब रूस ने स्वाल्की गैप पर कब्जे का जिम्मा भी इन्हीं जवानों को सौंपा है। रूस एक तरफ स्वाल्की गैप पर कब्जे के लिए घेराबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ लिथुआनिया पर भी हमले की तैयारी में है और इस दावे की वजह यहां बढ़ती रूस की गतिविधियां भी है। पुतिन जल्द ही मिसाइल परीक्षण भी करने वाले हैं। दरअसल यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 274 अरब रुपए की मदद की घोषणा की है जिससे यूक्रेन को नए हथियार दिए जाएंगे। पुतिन यूरोप की इस चाल से अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में पुतिन ने रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है
जिसमें यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर चर्चा की गई। इधर रूस जल्द यूरोप को अपनी सैन्य क्षमता का नया और सबसे विध्वंसक ट्रेलर देने वाला है। पुतिन जल्द ही बुरेविस्निक मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। यह परीक्षण नोवाया जेमलिया में किया जाएगा। टेस्ट से पहले बेरेंट सागर में युद्धपोत तैनात किए गए हैं, जिसके जरिए टेस्ट साइट की सुरक्षा की जा रही है। करीब 500 किलोमीटर के इलाके में नोटम भी जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब जब ट्रंप बातचीत करेंगे तो आखिरकार क्या समझौता होगा। सब अब यही जानना चाहते हैं कि पुतिन की जो शर्तें हैं क्या वो मान ली जाएंगी या फिर अब ये कलेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में और जल्दी से अब देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। इसी का हलफनामा, एसआईआर पर स्थिति साफ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर के मामले में विपक्ष के चौतरफा विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। सभी योग्य मतदाताओं का नाम फाइनल मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने की कोशिशों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने यह आरोप लगाया था कि 65 लाख मतदाताओं को गलत तरीके से लिस्ट से बाहर किया गया और पारदर्शिता के मुताबिक उनकी लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को निर्वाचन आयोग को हलफनामा दाखिल कर पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर करने का आदेश भी दिया था। अब इस मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। आयोग ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और 1 अगस्त 2025 को प्रारूप मतदाता लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। ये चरण बूथ स्तर पर अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं के नाम और फॉर्म जुटाने के बाद पूरा किया गया। 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने अपने नाम की पुष्टि करते हुए दस्तावेज जमा भी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया पर रोजाना प्रेस रिलीज जारी किया जा रहा है। किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस, सुनवाई और सक्षम अधिकारी का कारण युक्त आदेश बहुत जरूरी है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। सभी दावों का निस्तारण 7 वर्किंग डे के अंदर किया जाएगा। अपील ईआरओ और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होगी। आयोग ने यह भी कहा कि प्रक्रिया पर रोजाना प्रेस रिलीज से जनता को जानकारी दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज आपने एक और चीज देखी कि किस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा दिए गए। आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं यूट्यूब पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। त्रासदी के निशान, जारी बचाव अभियान, ये खबर इस वक्त यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है और बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे। उत्तरकाशी के धराली में बचाव अभियान लगातार चल रहा है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को हवाई मार्ग के जरिए यहां से निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह सड़क टूट गई है और इसी की वजह से राहत बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं और मौसम भी एक बड़ी बाधा यहां पर जरूर बनता दिख रहा है। इधर सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दरअसल धराली हादसे के बाद मलबे ने भागीरथी नदी की धारा को बदलकर हर्षिल में एक झील बना दी है। करीब 3 किलोमीटर लंबी झील का पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन मलबा और ज्यादा यहां पर इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से खतरा यहां पर और बढ़ सकता है। इस बीच धराली के जो आसपास के इलाके हैं, यहां से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। डॉग स्क्वाड की टीमें भी मलबे के बीच से लोगों की तलाश कर रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और AI-17 हेलीकॉप्टर के अलावा
उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कई ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने जिले के कई स्थानों पर शरण लिए हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही यहां पर उड़ानें भरनी शुरू कर दी। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लगातार आपने तस्वीरें भी देखी। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया जा रहा है। सीएम धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट्स ले रहे और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। इस बीच आपने वो तस्वीर भी देखी जब सीएम धामी की तरफ से आज भी यहां पर लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। देहरादून से खुद सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई। इस बीच उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश के कारण लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी एक लैंडस्लाइड देखने के लिए मिला है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो भी एक चिंता का विषय है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वॉल पर, यहां आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें सिर्फ यहीं से सामने नहीं आई है, ये पूरा का पूरा जो हाईवे है वो बाधित हो चुका है मलबा गिरने की वजह से, और अब यहां से भी मलबे को हटाने का कार्य बहुत तेजी के साथ इस वक्त किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ और खबरें देखेंगे। और अब देखते हैं इंस्टाग्राम पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है, तो इंस्टा पर भी चेक कर लेते हैं। बारिश बाढ़ तबाही, शहर शहर आफत आई। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते दिखे हैं। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी स्थिति बिगड़ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक हिमाचल के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अब यूपी की बात करें, यहां पर लगातार बारिश हो रही है जिसका असर यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ के तौर पर जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक बड़ी चिंता का विषय यहां पर जरूर बना हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, ये तमाम यूपी के वो इलाके हैं जहां पर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि जलस्तर अब धीरे धीरे यहां पर कम होता दिख रहा है। लेकिन अभी भी आम लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। हर जगह पानी ही पानी यहां पर दिख रहा है। प्रयागराज, वाराणसी के कई इलाके हैं जो अभी बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद, संभल और बलिया की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर स्थिति इस वक्त गंभीर है। भारी बारिश की वजह से यूपी के 24 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ यूपी में आज मौसम विभाग की तरफ से कोई खास बदलाव के इंडिकेशंस नहीं दिए गए हैं। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक 20 से ज्यादा जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो सकती है और इस तरह का अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हालात बने हुए हैं वो वाकई चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि कई इलाकों में जरूर सुधार हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में स्थिति इस वक्त बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट देखते हैं कुछ और खबरें जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। तो यहां पर आपको कई सारे हैशटैग्स एक बार फिर से नजर आएंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं वॉर 2 को लेकर। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की वॉर होने जा रही है, क्योंकि 14 अगस्त को ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर का मुकाबला एवरग्रीन स्टार थलाइवा रजनीकांत से होने वाला है। सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए सेलिब्रेट करने का एक बहुत बड़ा मौका फिर से आ रहा है। उनकी नई फिल्म कुली स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आ रही ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है और ओरिजिनल तमिल वर्जन के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होने वाली है। कुली से अब तक सामने आए प्रोमो फैंस की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ा रहे हैं और विदेशों में शुरू हुई एडवांस बुकिंग से फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। करीब 350 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म रिलीज से पहले ही डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स जैसी अलग अलग डील के जरिए 250 करोड़ की कमाई कर चुकी है। रजनीकांत को कुली से 1000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस की उम्मीदें हैं, लेकिन कुली की बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ की राह आसान नहीं होती दिख रही, क्योंकि रजनीकांत की कुली का मुकाबला सीधे ऋतिक और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से होने वाला है। वॉर 2 का बजट भी करीब 400 करोड़ के आसपास है और वॉर 2 भी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
रजनीकांत की कुली का निर्देशन कनगराज कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन और स्वैग देखने के लिए मिलने वाला है।